नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध के ताज़ा हालात की, रूस यूक्रेन युद्ध की, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकियों की, नेपाल और रूस की तथा चीन की हरकतों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल हमास के बीच युद्ध में ताज़ा हालात क्या हैं? क्या एक और संघर्ष विराम हो पाना संभव है? नीरज जी, देखिए, जहाँ तक इजराइल और हमास की लड़ाई की बात है, 7 दिन तक उनका ट्रूस चलता रहा, सीज फायर चलता रहा, जिसमें तकरीबन 139 से 40 इधर से और 240 तकरीबन उधर हमास ने छोड़े हैं प्रिजनर्स। और बात फिर जो है, आपको पता है कि 4 दिन था, फिर 2 दिन बढ़ा था सीज फायर, फिर 1 दिन और बढ़ाया गया कि और ज़्यादा प्रिजनर्स की रिलीज़ होगी। और इजराइल ने पहले बोल रखा था कि हर एक 10 अगर हमास होस्टेज रिलीज़ करता है तो 1 दिन बढ़ाया जाएगा, लेकिन आगे चल कर के बात नहीं बन पाई। पूरे होस्टेजेस जो चाहते थे वो लिस्ट नहीं मिली। बाद में शायद 6-7वें दिन पता लगा कि कुछ हॉस्टेज मारे जा चुके हैं, जिसका कि हमास ने कहा कि इजराइल की बॉम्बिंग में उनकी मृत्यु हुई है। इजराइल का कहना था कि वो मारे गए हैं। इजराइल का यह भी कहना था कि पूरी लिस्ट जो आनी चाहिए थी हमास ने दी नहीं। तो ये सब दूसरी चीज़ एक और आई थी कि हमास जो है सिर्फ कुछ बूढ़ों को या लेडीज़ औरतों को रिलीज़ कर रहा था, इवन बच्चों को रिलीज़ कर रहा था, लेकिन उनके माँ बाप को रिलीज़ नहीं कर रहा था, छोड़ नहीं रहा था। और यंग जो लड़कियां हैं उनको रिलीज़ नहीं कर रहा था। तो इन सब बातों पर जो है चीज़ आके रुक गई थी बातचीत, और फाइनली दोबारा जो है लड़ाई इनकी शुरू हो गई। और जैसा कि इजराइल ने बोला था कि ये जो है बहुत भीषण लड़ाई होगी, वही उन्होंने अपना शुरू किया। एरियल बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग जिसे कहते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर जहाँ भी देखा उन्होंने। इस बीच में जहाँ इंटेलिजेंस उन्होंने लिया, ग्राउंड इंटेलिजेंस उन्होंने काफ़ी लिया। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या क्या इंटेलिजेंस यूनिट्स और कैसे कैसे इंटेलिजेंस इजराइल ले रहा है। तो उन्होंने ख़ास करके इंटेलिजेंस लिया, और उस बेसिस पर उन्होंने साउथ गाजा में, पहले नॉर्थ से लोगों को साउथ में शिफ्ट किया था, अभी कुछ इलाके खास करके खान यूनिस का एरिया जहाँ पर उनको इंटेलिजेंस मिला कि मैक्सिमम जो है हमास के लोग लीडर्स इनके वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कॉन्संट्रेट किया, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी बॉम्बिंग की। टनल वाली लड़ाई भी, टनल वॉरफेयर भी चलती रही इस बीच में, उसको और आगे बढ़ाया उन्होंने, नई चीज़ें ले आए। और टनल के अंदर अभी वो जो है पानी छोड़ने जा रहे हैं, समुद्र का पानी, जिससे कि पहले ये था कि एक्सप्लोजिव डालें, बट उससे होता था कि ब्लास्ट और हो सकता था, कुछ अगर एक्सप्लोजिव वहाँ रखी हैं, कुछ लोग हैं और मुश्किल हो जाता, इसलिए पानी डाल रहे हैं कि लोग अपने आप बाहर आएंगे और कोई ब्लास्ट और ऐसी चीज़ें नहीं होंगी अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट वहाँ टनल्स में रखा है। दूसरी जो तो मतलब टनल वॉरफेयर भी वो चेंज कर दिया उन्होंने, सिस्मिक उसकी एक्टिविटी करके पता कर रहे हैं, और जहाँ पर टनल में अंदर से नहीं हो पा रहा है, ऊपर से वो या तो ब्लास्ट करके या बोरिंग करके या वहाँ कई जगह वो जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं पता करने के लिए। और यही चीज़ उन्होंने की है, पूरा का पूरा उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी जितनी इंटेलिजेंस की थी वहाँ लगा दी थी, इंक्लूडिंग एरियल और ग्राउंड और बाकी, पता करने के लिए हमास के बारे में। और जो अभी की जो न्यूज़ है उसमें, कल की न्यूज़ में यही है कि उन्होंने जो इनका हमास का लीडर था सिनवार, उसके घर को पूरी तरह घेर लिया है साउथ गाजा में। साउथ गाजा से लोगों को उन्होंने बाहर जाने के लिए बोल दिया है, और वहाँ पर नेतन्याहू ने खुद बोला है कि ये बस कुछ ही समय में वो इसको भी मार गिराएंगे या पकड़ेंगे, जिनका मेन लीडर था, जिसने पूरी प्लानिंग और सारी कार्रवाई की थी। तो अभी जो है इजराइल अपने उस पर लगा हुआ है। वहाँ पर अमेरिका से उनकी बात भी हुई है, ब्लिंकन ने भी बोला हुआ है कि उनसे बात हुई है। टाइम फ्रेम उन्होंने पूछा है क्या हो सकता है, उन्होंने बताया कि भाई लोकेशन तो कहाँ पर इजराइल हैं उन्होंने बता दिया है, टाइम फ्रेम की बात हम नहीं बताएंगे। लेकिन सारी दुनिया में जो बात चल रही है वो है इजराइलियों के मारे जाने की।
तकरीबन 16,000 सॉरी इजराइल नहीं, फ़लस्तीनियंस के मारे जाने की 16,000 तकरीबन से ज़्यादा बल्कि फ़लस्तीनियन मारे गए हैं, जिसमें 70% औरतें और बच्चे हैं। और अभी तक बड़ा पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि कितने हमास के लोग मारे गए हैं। इजराइल के लोगों का भी अब आ रहा है वीडियो देख करके, कितनी बेरहमी से मारा गया उनको, औरतों और बच्चों के साथ क्या किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब सामने आ रही हैं। और इजराइल, हालांकि बहुत प्रेशर था पहले कि जो है इसको छुड़ाया जाए जितने हॉस्टेजेज हैं, लेकिन हॉस्टेजेज की चूँकि डिलेमा था, लिस्ट पूरी नहीं थी, और जो ये बता रहे थे इजरायली जिनको हमास मान नहीं रहे थे। और कुछ जगह पर ये भी आया कि सारे हमास के कब्जे में नहीं है, बाकियों के में भी हैं, जैसे फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद है PIJ, उसके कब्जे में भी कुछ हैं। तो ऐसे करके जब उन्होंने देखा कि और कोई रास्ता नहीं है, ज़्यादा टाइम देंगे, और इजराइल डिफेंस फोर्सेज जो मिलिट्री है वो कह रही थी कि ज़्यादा टाइम देंगे तो रिग्रुप करेंगे अपने आप को हमास, और वो और ज़्यादा लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देख करके ये युद्ध आगे बढ़ा है और बहुत तेज़ी से घातक तरीके से चल रहा है। अभी इस समय जो मुख्य चीज़ें हैं, अभी देखिए वहाँ पर अभी भी आज भी आई थिंक 57 देशों की मीटिंग है अरब कंट्रीज़ का, जिसमें बेसिक बात ये मानवीय सहायता के ऊपर है, फोकस वहाँ पर है, क्योंकि तकरीबन 20 लाख लोग जो है विस्थापित हो गए हैं। उनके पास खाने पीने पानी किसी चीज़ का फ्यूल नहीं है। इस समय ठंडा का वहाँ मौसम है, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर है। और इवन यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल ने खुद जो है वहाँ पर जो आर्टिकल 99 है, गुटरेस ने आर्टिकल 99 को यूनाइटेड नेशन चार्टर के उसको इन्वोक किया है, जो पहली बार हुआ है। और वो तभी होता है जब ये लगता है कि दुनिया में कहीं भी मानवता के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये और आगे बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ वहाँ पर सीज फायर के लिए, वहाँ पर मानवीय सहायता के लिए उन्होंने किया है, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। और सिक्योरिटी काउंसिल इसको, और इसके पहले UAE और सऊदी अरेबिया भी भेज चुके हैं अपने वहाँ पर प्रस्ताव इसके बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या बहस होती है, और वहाँ पर जो 5 मेंबर हैं परमानेंट मेंबर्स, वो क्या करते हैं। क्योंकि पिछली बार जो इनके ऊपर हुई थी इसको अपना एग्रेसर डिक्लेयर करने के लिए इजराइल को अमेरिका ने वीटो किया था, और लगता यही है कि इस बार भी अमेरिका वीटो करेगा। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि अपनी तरफ से उसने मीडिएटर बन करके ये ट्रूस कराया था, सीज फायर कराया था, जो कि बाद में 4 दिन का था, 7 दिन तक बढ़ा इन्हीं की वजह से, और आगे हमास की वजह से नहीं आगे चल पाया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो अगेन बाकी लोगों का हो रहा है, आम लोगों का हो रहा है। और 30 से 40% इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नॉर्थ गाजा का डिस्ट्रॉय हो चुका है, साउथ में भी हो रहा है। वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना कार्रवाई कर रही है अपनी, वहाँ भी उन्होंने तकरीबन 2 दिनों में तकरीबन 70 लोगों को पकड़ा है, जो कि हमास के सपोर्टर्स माने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह उधर से एक्टिव है, हिजबुल्लाह के ऊपर भी काफ़ी कार्रवाई इजराइल कर रहा है। उधर यमन की तरफ से जो हुती विद्रोही हैं वो भी जो है शिप्स पर, अपनी एक और शिप को उन्होंने जो है जो रेड सी में उसको उन्होंने पकड़ा था। हालांकि 2 पकड़ी थी, पहले वाले को ऑलरेडी उसको उनसे मुक्त कर लिया गया, दूसरा भी हो जाएगा। तो एम ये है कि ये बेसिकली आप अगर देखें, हमास, हुती, हिजबुल्लाह, ये ग्रुप्स हैं और ये सारे के सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। इनके ऊपर कोई इंटरनेशनल कायदा कानून लागू नहीं होता। तो ये लड़ाई जो है अब एक अलग लड़ाई बन के रह गई है, जो कि 2 सेनाओं के नहीं, एक सेना और दूसरी इन ग्रुप्स के बीच में है। और इनकी बैकिंग हम देख रहे हैं। हालांकि अब अगर देखा जाए धीरे धीरे, तो जितने इस्लामिक स्टेट हैं, अरब देश हैं, सब जो है हमास को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ही रह गए गिने चुने, बाकी देश पैलेस्टीन को सब सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भी। इनफैक्ट स्पेन ने तो ये बोला है कि वो रिकॉग्नाइज करेगा पैलेस्टीन को एज ए स्टेट, दो कि अभी उनके पास हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी, तब भी।
तो फ़लस्तीन के साथ में हैं सभी, लेकिन हमास के साथ में मुझे लग रहा है गिन चुन करके ईरान और उसके साथ जो 2-4 लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ कंट्रीज़ वही हैं। तो ये इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध विराम हो पाएगा, क्योंकि इजराइल ने तो पहले ही बोल दिया है कि अपने मिशन में जब तक कामयाब नहीं होगा कि पूरी इंश्योर करना कि हमास का वहाँ से खात्मा हो जाए और दोबारा ऐसी कार्रवाई मुमकिन न हो। और हमास का जहाँ तक है वो कह रहा है कि वो तैयार है लड़ाई के लिए। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये लड़ाई जो है, जो चल रही है, शुरू हुई है अभी, दोबारा वो ख़त्म हो पाएगी। लेकिन बहुत बड़ी त्रासदी है, जो सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है। हथियार और मिशन की जहाँ तक की बात है, देखिए अमेरिका में अभी बात चल रही थी दोनों के लिए, यूक्रेन और इजराइल को एड देने के लिए, मिलिट्री एड, लेकिन अभी तक वो सैंक्शन नहीं हो पाया है। तो थोड़ा डिले उसमें है अभी। और इजराइल का भी हथियार एम्यूनिशन, हालांकि उन्होंने भी इस 7 दिनों में रिप्लेनिश कर लिया है, क्योंकि इससे पहले की लड़ाई अगर आप देखें जो हुई थी 2014 में, उसमें भी 2 दिन का ब्रेक में काफ़ी कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन इजराइल को अमेरिका से मिला था। तो इसमें भी आया होगा उनके पास, और वो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाए हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये कुछ हो पाएगा, अनलेस कि हॉस्टेज के ऊपर मामला है या सारे हॉस्टेज वापस आ जाएं, जो जैसा कि चाहता है इजराइल, और या दूसरा जो तरीका हो सकता है कि हमास जो है सरेंडर करे। तो अभी ऐसा लगता नहीं है। हालांकि इजराइल ने अभी भी बोला है कि वो 2 हमास के जो हालांकि उनके जवान मारे गए हैं, लेकिन 2 उसने उनके लीडर्स को मारा है वहाँ पर। और जेनिन में अभी भी उसकी रेड चल रही है। आज पुतिन की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उनकी मीटिंग भी होनी है, पुतिन वहाँ गए हुए हैं। उन मीटिंग से क्या निकलता है, हालांकि आशा है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें आएँ, युद्ध विराम की बात हो, हमास के ऊपर प्रेशर की बात हो, कि जो है इस मानवीय त्रासदी को रोका जा सके और सुरक्षा इजराइल की भी और फ़लस्तीन की भी वहाँ संभव हो सके। सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को मदद देना बंद कर सकता है? एक और सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा सर, कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं यूएई जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तो इन यात्राओं से क्या आशा है? जी देखिए, रूस और यूक्रेन का जो हालात है अभी कोई ख़ास फ़र्क उसमें नहीं आ रहा है। बर्फ़ वहाँ पड़नी शुरू हो गई है। जो अभी कमी है, रूस ने तो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा ली है। उसका पुतिन ने अभी 3 दिन पहले कहा था कि तकरीबन 1,70,000 उन्होंने और जो है कॉन्स्क्रिप्ट्स किए हैं, मतलब सोल्जर्स उनके और उन्होंने ऐड किए हैं, बढ़ाई है शक्ति उन्होंने। 1,70,000 बहुत होता है वहाँ के लिए। और रूस जो है अपनी कैपेबिलिटी हर एक चीज़ में, उसने ड्रोन्स और बढ़ा लिए हैं, मिसाइल्स और बढ़ा लिए हैं, और वो जो है अटैक्स किए जा रहा है, खासकर डोनेस्क रीजन में, और ओडेसा में भी उसने शुरू कर दिया है। तो नुकसान काफ़ी होता जा रहा है यूक्रेन का, सैन्य क्षमता का भी, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी है उस क्षमता है उसकी भी होती जा रही है। यूक्रेन में अभी भी देखिए वहाँ की उनके पास साजो सामान की कमी है। वो अपने ड्रोन्स भेज रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट 3 दिन पहले की न्यूज़ थी कि उनके 27 ड्रोन में से 26 को मार गिराया था रूस ने। उसी तरह इनके 41 गए थे ड्रोन, जिसमें कि उन्होंने भी करीब 24-25 मार गिराए थे यूक्रेन ने। बट ये चीज़ चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। कोई एडिशनल लैंड या जो ज़मीन पर कोई कब्जा आगे बढ़ नहीं रहा है। क्रीमिया को फोकस किया था पहले यूक्रेन ने कि वहाँ पर डैमेज करते रहेंगे, वहाँ पर जो है मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स भेजते रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वहाँ पर वो अपने स्पेशल फोर्सेस भी भेजेंगे, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रही है। यूक्रेन में अभी भी कमी है उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स की। जो पिछले हफ्ते में 2 मेन चीज़ें आई थी कि एक जो है
अमेरिका ने जो इनको आर्मर्ड पर्सनल कैरियर दिया था वो जो है कैप्चर कर लिया रूस ने, क्योंकि वो डैमेज कर दिया था और उसको छोड़ करके भाग गए थे यूक्रेन के सोल्जर्स। अब उसको इनके हाथ में आ जाएगा ब्रैडले जो ये एंटी पर्सनल कैरियर है, तो उसको जो है देख सकते हैं पूरी टेक्नोलॉजी उसकी क्या वल्नरेबिलिटी है, कहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो उनको फ़ायदा मिलेगा। लेपर्ड टैंक भी एक मार गिराया था रूस ने इससे पहले। तो ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। दूसरा जो असिस्टेंस मिलनी थी अमेरिका से इनको, अभी वो भी देखिए ब्लॉक हो गया है सीनेट में, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने उनको पास नहीं किया, होने नहीं दिया अभी, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें देख करके अभी यूक्रेन में लग नहीं रहा है कि यूक्रेन कुछ भी कर सकने की स्थिति में आज की समय में है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे विंटर्स आएंगी उनके और मुश्किल पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी की मुश्किलें उनकी ऑलरेडी बढ़ रही हैं। तो ये सब ले करके और ऊपर से अगर ये वेदर जैसा है, इस वेदर में ना इनकी इन्फेंट्री आगे बढ़ सकती है, ना मैकेनाइज्ड फोर्स से आगे जा सकते हैं। तो इस वजह से मुश्किल और बढ़ने वाली है। जितने ये मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स लीजिए, आर्टिलरी शेल्स लीजिए, उनका इफेक्ट भी कम होगा। तो ये वेस्टेज ज़्यादा होगी अगर ये लड़ाई इस तरफ अगर फायर चलेगा। लेकिन रूस के पास तो अपनी मिसाइल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो काफ़ी नुकसान कर सकता है। और ऑफ कोर्स ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है वो ओवरशैडो कर गई है, ज़्यादा ध्यान वहाँ पर है। पुतिन भी देखिए वहाँ की डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आज जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए हुए हैं, यूएई में गए हुए हैं, और उन्हें हमास के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। तो उनकी मीडिएशन की बात वहाँ भी चल रही है। तो अभी लग ये रहा है कि अभी यूक्रेन के ऊपर ध्यान कम केंद्रित हो रहा है और वहाँ पर रूस जो है अपनी जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है। हालांकि दोनों को बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी आती है उसमें से कुछ निकल के आ पाता है और वहाँ भी अगर सीज फायर की बात होगी तो शायद ये बहुत अच्छी बात होगी। सर, पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत को धमकियां दे रहा है, आखिर ऐसे तत्वों का इलाज क्या है? नीर जी देखिए, जहाँ तक पन्नू का सवाल है, हम लोग अच्छी तरह हम लोग पहले भी इस पर बात किए हैं। और 2007 में इसने सिख फॉर जस्टिस उन्होंने शुरू किया था। सिख फॉर जस्टिस फॉर खालिस्तान अमेरिका में इसने शुरू किया था। आज की तारीख में उसको ड्यूअल सिटीजनशिप है, अमेरिका की और कनाडा की। वहाँ की सिटीजनशिप ले करके और वो वहाँ पर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। लेकिन उसने इस पूरे बीच में अपनी जो गतिविधियाँ हैं, भारत विरोधी गतिविधियाँ और पंजाब विरोधी, जो सिख विरोधी गतिविधियाँ जारी रखी थी उसने। हर तरफ से अपने आप को ये दिखा करके कि विक्टिम है, जबकि सबको पता है कि अभी कोई खालिस्तान के बारे में भारत में नहीं सोचता, न पंजाब में सोचता है, न कहीं जहाँ पंजाबी ज़्यादा हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो पहले इसको भी आईएसआई से ही सपोर्ट मिला था, तो ये सपोर्ट जो है बेसिकली आईएसआई और बाकी जो भारत विरोधी जो गुट हैं उनकी सपोर्ट से चलता रहा है। और 2020 में इसकी ऐसी एक गतिविधियाँ थीं, आप चाहे कनिष्का जो एयर क्रैश था भारत के विमान का, या बाकी जो गतिविधियाँ थीं उसकी वजह से इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया भारत ने 2020 में। बेसिकली कि वो भारत की जो सुरक्षा है, संपूर्णता है, संप्रभुता है, उसको चैलेंज कर रहा है। और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, हिंसात्मक जो गतिविधियां हैं भारत के विरुद्ध और सिखों के विरुद्ध, उसको जो है ये चला रहा है। और वहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है पंजाब में, जहाँ पर कि कोई नहीं चाहता है। तो ये सब गतिविधियाँ थी जिसकी वजह से इसको इसमें यही नहीं, इसने देखिए इसी साल इसने एक रेफरेंडम भी सिंबॉलिक कराया था कनाडा में,
पंजाब के लिए। तो जो आदमी और दोबारा इसने जो है एयर इंडिया के लिए थ्रेटन किया था कि उसमें कोई नहीं बैठे, और डर लोगों को आ गया था कि इसने तो उड़ाने की बात कर रहा है एयर इंडिया की। तो ऐसे जो लोग हैं जो लगातार ऐसी गतिविधि कर रहे हैं और ऑलरेडी टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखे हैं, भारत विरोधी गतिविधि में हैं, तो उनको तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि भारत उनकी आवाज़ सुने। मैं कहूँगा कोई देश उनकी आवाज़ सुने। बल्कि अगर अमेरिका को या किसी और को इसमें अगर थोड़ा बहुत शक या शुबहा था तो उसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए था, भारत से रिपोर्ट लेनी चाहिए थी। और मुझे पूरी भरोसा है कि भारत ने ज़रूर दिया होगा अमेरिका को इसके बारे में, इसकी गतिविधियों के बारे में। हाँ, वो अमेरिकन सिटीजन है तो सेंसिटिव अमेरिका होगा, और इसी वजह से अमेरिका ने जो है ये सारा गतिविधि बाहर ले आया है कि भाई वो जो नाम एक मिस्टर गुप्ता का आ रहा था कि उनके थ्रू जो है ये इसको मारने की साजिश रची गई थी। मारा नहीं गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन साजिश रची गई थी, वो भी बहुत सही बात नहीं है। भारत ने तो बड़ा साफ बोल रखा है कि भाई भारत कभी इसको ऐसी गतिविधियों को जो है मान्यता नहीं देता और नहीं चाहेगा कि ये सब चीज़ें हों। लेकिन आप देखिए अभी नवंबर में 24 नवंबर को पन्नू ने टाइम मैगजीन में इंटरव्यू दिया था, और अभी भी वो अपने आप को मान रहा है कि वो सिख गतिविधियों को चालू रखेगा, कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, जो कि कहीं नहीं है। कोई सिख नहीं कह रहा है यहाँ भारत में कि अन्याय हो रहा है, लेकिन वो ये चीज़ बोल रहा है। और जब आखिरी उससे पूछा जाता है इस चीज़ के बारे में, उसकी जान की ऊपर खतरे के बारे में, तो कहता है मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, ये तो अमेरिका ने देखना है। तो आप देखिए कैसे ये ड्यूअल दोगलापन जिसे कहते हैं उस तरह की बात है ये। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका में उन्होंने कल ही जो है इसके बारे में एक्शन लिया है और भारत को बताया है। भारत ने भी साफ बताया कि वो उसने बड़ी सीरियसली लेता है और पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा इसके बारे में। लेकिन अगर एक अमेरिकन सिटीजन पन्नू अगर आपको अपने आप को कहता है, अमेरिका कहता है उसका सिटीजन है, वो भारत के अंदरूनी मामलों में इस तरह हस्तक्षेप करे, टेररिस्ट गतिविधियों को अगर वो आगे बढ़ाए, तो ये कहाँ तक सही है, ये अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि बाकी जगह के टेररिस्ट हैं, और एक आदमी जो ओपन टेररिज्म की वकालत कर रहा है, हिंसा की वकालत कर रहा है, अलगाववाद की वकालत कर रहा है, उसको हम क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच कहेंगे अमेरिका में? ये भी थोड़ा सोचने की बात है। मुझे लग रहा है कि इस बारे में बातचीत ज़रूर चल रही होगी, और मतलब ये हास्यास्पद है। अमेरिका जानता है कि कुछ इन ग्रुपों से क्या भारत को नुकसान है। 2012 की CIA की रिपोर्ट देखिए जो अभी डिक्लासिफाई हुई है, इसी के ऊपर है कि जो ये अलगाववादी गुट हैं कुछ सिख के खालिस्तान के, उनसे जो है क्या खतरा है भारत को। ये पुरानी रिपोर्ट है, डिक्लासिफाई हुई है, कुछ चीज़ें निकाल करके 2012 में, आई थिंक मई या उसमें मई के महीने में नेट पर अवेलेबल है। उसमें भी थ्रेट्स पूरे दिए हुए हैं कि क्या क्या हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऐसे लोगों को अमेरिका अपने यहाँ जो है इनकी गतिविधियों को चेक करे, अगर इस्टेब्लिश होते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, या वो भारत को दें कि भारत जो है अपने यहाँ इसकी कार्रवाई करे। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने बोला है कि वो अगर ये ऐसा कुछ है तो ज़रूर इसमें चेक करेगा। लेकिन पन्नू और इनकी ऑर्गेनाइजेशन या खुद की इसकी जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल मान्य नहीं हैं, किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की गतिविधि कहीं भी हो। किसी देश के खिलाफ ऐसी गतिविधि किसी भी देश में कोई करे, ये मान्य नहीं होना चाहिए, चाहे भारत है या अमेरिका है या कोई और देश है। सर, नेपाल ने रूस से अपने लोगों को रूसी सेना में भर्ती करने से क्यों मना किया है? जी, नेपाल से जो ये नेपाल ने एक्चुअली रूस, अभी न्यूज़ आई थी
रूस ने ही बताया था नेपाल को कि उसके 6 जो है नागरिक जो नेपाल की सेना में लड़ रहे थे वो मारे गए हैं। उनके डिटेल्स भी आए थे और ये पहली बार आया है, क्योंकि रूस ने पहले नहीं बताया था कि कितने नेपाली वहाँ पर उनकी सेना की तरफ से लड़ रहे हैं। हालांकि भर्ती हुए नहीं हुए तो कहा नहीं जा सकता क्या था, क्योंकि रूस तो मैक्सिमम प्राइवेट जो सोल्जर्स इस तरह के हैं उनको ले रहा था, प्राइवेट लड़ाकों को, जैसे वैगनर ग्रुप था, चेचन्स थे। और ऐसे ही जब उसके यहाँ कमी पड़ी थी तो उसने बाहर से भी कई देशों से लेना शुरू कर दिया था। और रिपोर्ट तो यही है कि तकरीबन 150 से 200 जो है नेपालीज गोरखा जो हैं वहाँ पर लड़ रहे हैं रशिया की तरफ से। और आर्यनी की रशिया की तरफ से नहीं, कुछ तो यूक्रेन की तरफ से भी हैं। तो लेकिन रूस की तरफ से ये आई थी कि लोग जो है गए हैं वहाँ पर, और सीधे कई तो जो है नेपाल से डायरेक्ट नहीं गए। कईयों को एक तरह से मानव तस्कर गिरोह एक तरह से था जो इनको ले गया पहले यूएई में, क्योंकि यूएई में बहुत ज़्यादा जो नेपाल के लोग मजदूर या बाकी उसमें काम के लिए हैं उनको वहाँ से ले जाया गया, ये बता करके कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसमें काफ़ी संख्या है इनके रिटायर्ड फौजियों की, वो भी हैं इसमें शामिल हैं। यही नहीं है, बाहर देखेंगे तो आप और भी देशों में हैं। फ्रांस में देखिए जो लीजन आर्मी ऑफ फ्रांस है उसमें है। अमेरिका में भी जाते रहे हैं कुछ। लेकिन ये जो आई है न्यूज़ जिसका नेपाल ने काफ़ी इस पर उनको बताया है रूस को कि इनको नहीं भर्ती करे, वापस करे। और कहा यह जा रहा है कि 2 को तो उन्होंने वहीं दफना दिया है, 4 की लाश भी इन्होंने मांगी है नेपाल ने कि सभी की लाशें वापस की जाएं, डेड बॉडीज़, और उनको कंपनसेशन दिया जाए। तो ये जो है क्योंकि देखिए 1947 में जो था, क्योंकि नेपाल से बड़ा क्लियर है कि उनके लोग जो हैं गुरखास कहीं दूसरे देशों की सेना में जाके भर्ती होकर लड़ाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट 2 ही हैं, भारत और इंग्लैंड। ये 1947 में एग्रीमेंट हुआ था, बाकी किसी के साथ उनका एग्रीमेंट नहीं है कि उनके नागरिक जो हैं इन देशों की सेना में भर्ती होंगे। तो इस वजह से जो है देखिए आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, बेरोजगारी, जो बेरोजगारी कहिए, पैसों की कमी कहिए, जो हालात हैं इकोनॉमिक हालात नेपाल के बहुत अच्छे नहीं हैं। एग्रीकल्चर भी इतना अच्छा उनका नहीं चल रहा है। और भारत में अग्निवीर सिस्टम जब से शुरू हुआ है तब से वहाँ से भी कुछ कम शुरू हो गए हैं आना गुरखास, क्योंकि उनको लगता है कि 4 साल क्यों जाएंगे। तो ऐसे करके ये जो है बाहर जाने लगे होंगे। और जहाँ तक नेपाल ने भी यही कहा है कि उन्होंने कल ही 10 ऐसे तस्करों को पकड़ा है जो मानवीय तस्कर हैं, लोगों को ले जा करके बाहर जो है ऐसी जगह ले जाते थे या रिक्रूट करते थे। दूसरा एक और हो गया था कि पिछले साल देखिए रूस ने अपना एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें उन्होंने ये किया था कि जो मर्सनरीज तो वैसे ही ले रहा था उसने ये भी कहा था कि जो मर्सनरीज रूस में आकर के कम से कम 1 साल उनकी आर्मी के साथ रहते हैं युद्ध में या उनके आर्मी के साथ, उसको जो है वो नागरिकता भी प्रदान करेगा। तो इसके लिए भी काफ़ी लोग वहाँ पर गए होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। और यही जहाँ तक सवाल ये है कि ये कुछ चीज़ें भी नेपाल में या किसी भी देश के ऐसे देशों के हाथ में है नहीं। जैसे कि ये तो एक तरह से मानवीय तस्करी हो गई और मानवीय त्रासदी भी मानी जाएगी कि इतने दिन से लड़ रहे हैं, खबर नहीं है नेपाल में। और ये जब हालत हुई तो नेपाल में भी, नेपाल के लोग भी इसके बहुत खिलाफ हैं, इसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस वजह से नेपाल ने एक्शन लिया है और रूस से बोला है कि वो बिल्कुल भर्ती नहीं करे नेपाल के नागरिकों को अपनी सेना में। और ज़रूर वो मेरे ख्याल से समीक्षा करेगा। ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि 10 लोगों को कल ही पकड़ा है जो मानवीय तस्करी में इस तरह इन्वॉल्व थे, और आगे इस पर एक्शन लेगा। सर, चीन इस सप्ताह हिंद महासागर क्षेत्र फोरम का दूसरा सम्मेलन आयोजित करेगा, इसे कैसे देखते हैं आप? नीरज जी देखिए, चीन का हम सब जानते हैं कि चीन का एम है हिंद महासागर में मैं नहीं कहूँगा प्रभुता,
जी लेकिन वो चाहता है कि उसका दबदबा रहे जी और कोई और उसमें उस इलाके में अपनी प्रभुता कायम नहीं करे, खास करके भारत का और ऑफ कोर्स अमेरिका का। क्योंकि देखिए एरिया दुनिया में एक ही तो इतना बड़ा समुद्र है जो कि किसी देश के नाम पर, जी हम भारत के नाम पर है। जी भारत अगर आप देखें पूरे उसमें तो सेंटर में, जो कहते हैं ना टेबल के सेंटर में बैठा हुआ है, जी तो हम पूरा एरिया वहाँ डोमिनेट कर सकते हैं। हाँ, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी अपनी नेवी और एयरफोर्स की, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता ही, हम लोग ये बात कर चुके हैं पहले भी। जी चीन क्यों चाहता है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि चीन के लिए ये पूरा एरिया उसके ट्रेड के लिए बहुत क्रिटिकल है। जी आपको सिर्फ एक अगर वो देखिएगा, आप देखिए कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं। स्टेट ऑफ मलक्का जी म्यांमार के साथ जो है, स्टेट ऑफ हार्मुज देखिए उधर जो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है, रेड सी के लिए भी रूट इधर से है, इवन हॉर्न ऑफ अफ्रीका उधर से, मतलब हर एक जगह की ट्रेड के लिए मेन रूट्स इधर से ही गुजरते हैं। जी और अगर आप दूसरे उसमें जाएं तो आप ये समझिए कि जो सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई जो है इधर से ही होती हैं जी दुनिया की। और डिटेल में जाएंगे तो 10 जो मेन ऑयल सप्लायर्स हैं या सप्लाइंग कंपनीज कहिए, या जो चाइना के लिए हैं, चीन के लिए, 10 में से 9 जो है इधर से ही हैं। जी तो आप समझ लिए कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस इलाके की है चीन के लिए। जी और चोक पॉइंट्स जो हैं ये हर एक के लिए, आप पर्शियन गल्फ जाना हो, यूरोप जाना हो, अमेरिका के पास जाना है, अफ्रीका जाना है, जी हर जगह के लिए ट्रेड या शिपिंग जो है आपको पता है कि इधर से ही होती है। जी तो इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। आप चाहे सोएज कैनाल लीजिए, चाहे स्टेट ऑफ मलक्का से देखिए, साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट एशिया, हर जगह, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट्स है और चोक पॉइंट्स मैक्सिमम इसके अंदर हैं। जी अब चाइना को जो है इंडियन ओशन में, जैसे हमने कहा कि उसको सिक्योर एक वो चाहिए कि उसकी जो ट्रेड रूट्स हैं उसके ऊपर जो है कोई मतलब कोई उसको थ्रेटन नहीं कर सके। जी उसको सबसे बड़ी डरे है। और जैसे मैंने बताया कि 10 में से जो 9 मेन ऑयल कंपनीज हैं उनके चाइना के लिए, जो चाइना को सप्लाई करती हैं, जी वो इधर से ही जाती हैं। जी। तो आप समझ लिए कि अगर कोई इफेक्ट हुआ तो कितना बड़ा, और चाइना तो टोटली डिपेंडेंट है अपने क्रूड सप्लाईज के लिए बाहर से। जी तो ये एक बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ देखिए, जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है वहाँ पर इस इलाके की, जी 6 देखिए मेन आइलैंड्स हैं। आप अगर हम इंडियन ओशन की बात करें जी। तो जो मेन है, जैसे मेडागास्कर है, शेलस है, जी आपका कोमोरोज आइलैंड्स है, दूसरा मालदीव्स है, मॉरिशस है। जी अब ये जो 6 आइलैंड्स हैं, आप देखिए मतलब एक ताज्जुब की है कि हर एक देश, अमेरिका इतना इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक, हर जगह इंपॉर्टेंस चाहता है अपनी वो बनाए रखना, भारत चाहता है। लेकिन इन 6 देशों में जो कि इंडियन ओशन के देश हैं, जिसमें आप देखिए इन 6 के 6 में जो डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स या डिप्लोमेटिक जो आपस में आदान प्रदान है वो चीन से ही है। जी भारत का भी सभी 6 में नहीं है जी और अमेरिका का भी सभी 6 में नहीं है। अमेरिका तो मालदीव्स में तो अभी कुछ साल पहले ही, 2-3 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ है। जी। तो इस तरह से देखिए कि चीन जो है यहाँ, और अभी जो ये कॉन्फ्रेंस चीन करने जा रहा है बेसिकली, जिसमें दूसरा है, पहला पिछले साल ईनान प्रोविंस में उन्होंने अपना किया था, जी और इसमें 23 देश हैं जी मेंबर, जिसमें पिछली बार उन्होंने कहा था कि 19 गए थे, भारत नहीं गया था। जी। और 19 में से भी 2 आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स ने भी बोला था कि नहीं, वो गए नहीं थे, उनका नाम ऐसे आया है। जी लेकिन इनको बुला करके चीन का एम तो एक ही है जी कि इन देशों के साथ, ये 4 जो मैंने कहा आपको, देखिए आइलैंड्स हैं जो कि इंडियन ओशन में हैं, जी। तो इनके अलावा इन देशों के साथ वो चाहता है कि अपना प्रभुत्व बनाए। जी और बनेगा कैसे, आपको पता ही है कि वो 3 चीज़ें उसके पास है। डेट, पैसे दे करके डेट में ले लेंगे उनको कि कर्जदार बना दे, जी डिप्लोमेसी करेगा, और ड्राइव इन मतलब थोड़ा थ्रेट भी दिखा करके अपना वो करता है। जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीन की हैं कि जो वो करना चाहता है। और
चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस देखिए ऑलरेडी तो है। आपको पता है कि उसने तो इंडो पैसिफिक से शुरू किया और बाकी उधर तो उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना करके अपनी फौज वहाँ रखी जी। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसने नेवी अपनी भेजनी शुरू कर दी। पहले शुरू में चीन ने नेवी इस इलाके में ये भेजी कि एंटी पायरेसी में, कि आपको पता है पायरेट्स जी, बहुत जी, वो थे, जी। एक्टिव थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं जी। तो उसमें भेजा उसने कि भाई रूट से हम अपना, और सभी देश चाहते थे तो वहाँ उसने भेजा। और वो भेजने के बाद सबसे पहले उसने अडन में भेजा था, गल्फ ऑफ अडन में उसमें भेजा था। जी। वो तकरीबन 2014-15 में था। जी। और उसके बाद वो लगातार पहले शिप्स था और फिर सबमरीन्स भी भेजने लगा। जी। आप देखिए सबमरीन तो आप पायरेसी के लिए तो नहीं भेजते ना, जी। तो आप देखिए कि सोच मतलब उसने अपनी प्लानिंग करके भेजी। पहले शिप्स भेजी एंटी पायरेसी में, फिर उसने सबमरीन्स भेजी और देखिए उसके बाद हम सब जानते हैं बेसेज बनाने शुरू किए। जी। सबसे बड़ा उदाहरण तो श्रीलंका का ही है, जी। अबंतोता। जी। और वहाँ आप देख लीजिए कितनी बार उसके शिप्स आए गए हैं। जी। तो माली में भी उसने जी। अपना बेस बनाया। और अब जो है देखिए मालदीव्स में, चूंकि गवर्नमेंट तो है, आपको पता ही है कि हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि मालदीव्स की जो नई गवर्नमेंट है थोड़ी प्रो चाइना है। जी। तो वहाँ भी इसको फुटहोल्ड मिल रहा है। तो ये चीज़ देख करके चीन जो है अपनी, मैं कहूँगा स्ट्रेटजिक रणनीतिक और जो मिलिटरी सैन्य क्षमता है दोनों बढ़ाना चाह रहा है इंडियन ओशन में। जी। कि उसको पता है कि कितना ज़्यादा इफेक्ट आएगा पहले, और नाम अपना दे रहा है कि अपने जो है, उसने नाम क्या दिया है देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का नाम उन्होंने दिया है इन स्टेट्स के डेवलपमेंट की बात करना, जी। विकास की। अब एक साल में कितनी परियोजनाएं इसकी हुई। दूसरी देखिए हम दुनिया देख रही है कि इनकी बेल्ट BRI इनिशिएटिव जो हुई थी उसका क्या हाल है। जी। नहीं बढ़ पाया, 4-5 साल पुराना, कितने डेट ट्रैप में फंस गए हैं देश। जी। और उसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्स से अलग डाल रहा है भारत और देशों के विरुद्ध होकर के। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि चाइना के इंटेंशन को हम जिस रूप में वो बोलता है उसमें ले नहीं सकते। जी। और इस कॉन्फ्रेंस का भी वही है जी। बेसिकली। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन अकेले ही ये कर लेगा अपने आप। हम भारत है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोपियन देश हैं, वो इसको करने नहीं देंगे। और नहीं देंगे क्योंकि सबका इंटरेस्ट है। जी। बिल्कुल। भारत ये बोला ही जा रहा है इंडियन ओशन, तो इंडिया का तो खैर उसमें है ही है। जी। और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ही देखिए कितना है, सब कुछ है हमारा उसमें। प्लस हम जैसे हमने कहा कि ब्लू वाटर नेवी, हमने एक बार बात की थी अपने एपिसोड में यहाँ पर कि बहुत ज़रूरी है कि हम और डीप जाने की कैपेबिलिटी बनाएं। तो वो इन्हांसमेंट हो जाए, भारत कर रहा है। तो इस वजह से इसके साथ हमारे पास देखिए कोलैबोरेशन डिफेंस में चल रहा है। और दुनिया में देखिए आज की तारीख में कोई देश अकेले कुछ नहीं कर सकता। कोलैबोरेशन आपको डिफेंस में करना पड़ेगा क्योंकि अकेले मुश्किल है, कहीं भी आप हर एक जगह रह नहीं सकते। जी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वाड में देखिए, क्वाड भी बना है जी। इसी चीज़ों के लिए कि किसी एक का वर्चस्व नहीं हो कहीं भी। दूसरा वियतनाम, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑलरेडी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं। और जहाँ तक हमारा USA के साथ है, देखिए हमने उनके साथ ऑलरेडी 4 लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट कर चुके हैं। और ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट बेसिकली रणनीतिक ही हैं, सैन्य क्षमता से भी रिलेटेड हैं। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और हमारी ऑलरेडी नेवल चीफ ने पिछले अभी बोला था इस साल में कि भाई हमको ब्लू वाटर नेवी बनना पड़ेगा, मतलब वो कैपेबिलिटी आगे इन्हांस करनी पड़ेगी और उसके लिए ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं। जी। तो आप देखिए हमारा जो तकरीबन हमारा कोस्ट लाइन, मतलब इसमें 58% है तकरीबन, या हमारा 55% कोस्ट लाइन हमारी इंडियन ओशन में है। जी। तो हमको उसको भी देखना है। तो इसलिए, और हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी, आज से नहीं 5-6 साल हो गए उसको शुरू किए हुए, उसमें भी इंडियन ओशन को सिक्योर करना, स्टेट ऑफ मलाक्का से लेके बाकी सारा जो है सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए और ये भी था क्योंकि एक्ट ईस्ट में कि चीन जो है अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लेकर के हमारे उस पर नहीं आए। म्यांमार, चाहे बांग्लादेश और बाकी भूटान को वो करते हुए, और बाकी भी जो इस नेशन से, वियतनाम और बाकी, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इनसे हम रोक सकते हैं चीन जो चीन सोच रहा है
और जिस सोच में दूसरे देशों को अपने उसमें ले रहा जी। है, उससे हमें उनको निकालना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी प्रोजेक्ट सागर शुरू किया था। सागर का एम यही था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सबकी जो हम बात करते हैं वो, तो वही एम था कि इन देश, जितने भी देश हैं उनके लिए करें। नेवल एक्सरसाइजेस हम, जैसे हमने कहा कि हम कर रहे हैं इसमें। और आसियान, एक और जो काफ़ी हमने बात की थी, उस इलाके में इंडियन ओशन में मॉनिटरिंग के लिए आसियान इंडिया मॉनिटरिंग बेस जो है ऑलरेडी बन चुका है। एक्सरसाइज हुई थी 23 में, AIME जिसे हम बोलते हैं, आसियान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। सो ये भी चीज़ ये चल रहा है। और आई एम श्योर हम सब जानते हैं कि चीन को इससे अफेक्ट तो पड़ा ही है, उसको कुछ न कुछ डर तो है ही है। और ऐसा नहीं है कि हम मॉनिटर नहीं करें, सारे एक्सरसाइजेज से चीन की मॉनिटरिंग भी हो रही है। इसके अलावा हमारा हमने एक मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनाया हुआ है, जो कि इसमें जिस कुछ और भी देश हैं, तकरीबन ये समझिए कि 18-19 देश उसमें हैं, अमेरिका, अपना इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी लेकर के। और इधर दिल्ली में इनफैक्ट गुड़गांव में बेस इसीलिए बना है जी, उसको ही नज़र रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें भारत अकेले नहीं कर रहा है, सबके साथ मिल करके कर रहा है। और ये जो एक जापान इंडो फ्यूजन सेंटर ये भी बना हुआ है जी। तो ऐसे करके जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये गुड़गांव में जो बना हुआ है, इंडियन नेवी ने 2018 में ये बनाया था मॉनिटरिंग बेस, जिसमें तकरीबन 25 देश शामिल हैं जी। उनके रेप्स हैं मैक्सिमम के, और जो बेसिकली इस एरिया में मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो एक्टिविटीज़ ना हो। सिर्फ चीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन फोकस तो खैर रहेगा, लेकिन एम है कि कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो जो कि खतरे में किसी का भी कर सके कहीं भी जी। तो और एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, फाइटर्स, रेकी, ये सब आप देख रहे हैं कि चल ही रहा है। श्रीलंका के साथ भी जो हुआ था, उसमें आपको पता है कि भारत ने कड़ा आपत्ति किया था कि भाई ये सब चीज़ होनी नहीं चाहिए जी। तो ये जो है थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें ऑलरेडी भारत एक्शन ले रहा है। और एक और चीज़ देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, और 2017 से देखिए चीन ने अपना शुरू कर दिया था। देखिए जिबूती में, वहाँ उसने मिलिट्री फैसिलिटी जब से ली थी, तब से जिबूती से उसने और ज़्यादा एक्शन करना शुरू कर दिया था। और अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गए थे कोमोरोस में, वहाँ जाके मैंने कहा कि उन्होंने सारे देशों से वहाँ पर रिलेशंस अपने बना लिए हैं। अब ये है कि देखिए थ्रेट क्या हो सकता है। कोमरोज में वहाँ बेसेज अगर बन जाएं, पाकिस्तान में बेस बना ले, अगर उसको भी पैसे दे करके डेट ट्रैप में हो ही रहा है जी। पाकिस्तान में अगर मेजर बेस बन गया जी, म्यांमार को भी ये काफ़ी वो कर रहा है चीन जी। अगर म्यांमार में बेस बन गया तो स्टेट ऑफ मलाक्का और बाकी जो एरिया है वहाँ का देखिए प्रॉब्लम आ सकती है जी। तो और ये मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है इंडियन ओशन, अमेरिका के देखिए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, क्योंकि इनका ट्रांजिट जो है इधर से ही होता है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए खास करके, कि अमेरिका की जो 5th फ्लीट है, नेवल 5th फ्लीट जी, वो बहरीन में है जी, और अमेरिका की 7th फ्लीट जापान में है जी। तो उनके बीच में भी कुछ इंटरेक्शन अगर है तो इधर से होना है जी, और वो करते रहते हैं। तो इसलिए अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के लिए जैसे हमने कहा है तो है ही है। इसीलिए भारत क्या कर रहा है, इंडियन IRO, आपको पता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बना रखा है, जितने स्टेट्स हैं उनका चल रहा है। इंडो पैसिफिक हमने कहा है कि क्वाड का हो रखा है। देन इन्फो फ्यूजन सेंटर जिसकी हम गुड़गांव में बात कर रहे थे, दिल्ली में बन चुका है, 25 देश उसमें हैं। मालाबार एक्सरसाइजेज हम करते रह रहे हैं, जो कि पहली बार हमने ऑस्ट्रेलिया और हम बाकी देशों के साथ अभी कर रहे ने किया, जो कि पहले इधर होता था। तो ये जो है इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्फ्रेंस तो चीन कर तो जरूर रहा है, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा है कि उसको इसमें मौका मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो एक्शंस भारत ले रहा है और अमेरिका, एलाइज या यूरोपियन यूनियन या मैं कहूँगा बाकी देश ले रहे हैं, वो जो है इसके बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ पाएगा इसके ऊपर। और इसमें जहाँ तक भारत है, भारत भी
इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम करता रहता है, इन देशों को बुला करके इंडियन जी। नेवी करती है। और जो अभी सागर परियोजना शुरू की है उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। जी। तो ये सब देख करके चीन का जो है हमें बड़ा क्लियर है इंटेंशन, हम जानते हैं। और चीन के इंटेंशंस जहां अगर ज़्यादा फ्रेंडली होता है तो आपने देखा है कि जब भी चीन ज़्यादा फ्रेंडली हुआ है क्या हुआ है। जी बिल्कुल। 2 बार शी जिनपिंग विजिट करके गए और उसके बाद गलवान से लेकर के क्या क्या हुआ जी। हम सब जानते हैं। जी। तो हमें मुख्य तौर पर हमको बहुत ज़्यादा और फोकस करना पड़ेगा ये जो एक्टिविटी है। और मैं ये भी कहूँगा कि डिप्लोमेटिकली भी जी। हमको ये जो देश हैं जी। इंडियन ओशन रिम जो कंट्री जो तो है ही है, जी। एसोसिएशन जो बना रखा है, जो देश अभी भी चीन के पास जा रहे हैं जी। उनको भी हमें चीन की वास्तविकता बतानी पड़ेगी जी। और उनकी जरूरतों का भी ध्यान देखना पड़ेगा। जी। जो सबका विकास लेकर के सागर परियोजना जो हम चल रहे हैं उसको उनको भी लेकर के। और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा, अपनी मैं कहूंगा अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके भी इंटरेस्ट यहाँ पर हैं उनको भी इनको लेकर के चलना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि इन देशों का झुकाव चीन के साथ नहीं हो। हाँ, आना जाना कॉन्फ्रेंस तो सबकी हो है, जी। वो तो होनी चाहिए जी। तो पता लगे, लेकिन जहाँ तक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है उस पर इसका असर नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने इजराइल हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है क्या उसमें स्थिति है, रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह विस्तार से बातचीत की। पन्नू जो अमेरिका में बैठा बैठा धमकियां दे रहा है उसको लेकर भारत अमेरिका के रिश्तों में जो खिंचाव आया है उस पर आपने बातचीत करी। और नेपाल क्यों नहीं चाहता कि उसके लोग रूसी सेना में शामिल हों, इस पर भी आपने बातचीत की। साथ ही जो चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम का आयोजन कर रहा है वो कैसे इस क्षेत्र के लिए खतरा हो सकता है, भारत को क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पर आपने विस्तार से बातचीत की। आज के इस कार्यक्रम को सर आपने ज्ञानवर्धक बनाया, सारगर्भित बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमें उम्मीद है कि हमारे पाठकों को, दर्शकों को आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। सर आप इस चर्चा से जुड़े, आपके लिए बहुत आभार। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश में खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।